शोले मूवी का एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आता है, जहाँ पे कहते हैं, आधे आधे इधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। तू डाल डाल तो मैं पात पात, और आपका क्या होगा जनाबे आली। कुछ इसी लाइंस पे चल रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में द ओनली शॉकिंग मोमेंट फॉर मी वाज जब शेख हसीना को भागना पड़ा था वहां से। वो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, बिकॉज आई कुड सी इट कमिंग। वी वर फॉलोइंग मी, RSN सिंह सर, एंड ऑल दोज पीपल हु कीप अ आई ऑन द बांग्लादेशी डेवलपमेंट। द शॉकिंग मूवमेंट फॉर मी वाज जब उनके अंडरगारमेंट्स को डिस्प्ले किया जा रहा था। सारी मर्दानगी, सारा मैनहुड, वो उनके प्राइवेट अंडरगारमेंट्स को जब उन्होंने डिस्प्ले पे लगाया था, तभी समझ में आ गया था कि इससे नीचे अब ये जो जा रहे हैं पाताल लोक की तरफ जा रहे हैं, और इनका कुछ नहीं हो सकता है। आज जो वर्डिक्ट आई है ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के अगेंस्ट में, कौन सी बड़ी बात है? ऐसा क्या हो गया है? बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कुछ उससे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर सर, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। मेरे फेस की स्माइल दुखी वाली नहीं लग रही, उसके पीछे बहुत कारण है। अरे रुकिए तो सही, थमिए तो सही, पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करिए, उसके बाद तो डिटेल्स बताएंगे। सर, मैं पहले आपकी फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी, ये जो शेख हसीना को आज डेथ सेंटेंस दिया, और फिर उसके बाद हम स्टोरी को धीरे 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 हौले हौले अनफोल्ड करेंगे। ओवर टू यू सर। गायत्री, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से आपके चैनल में इनवाइट किया, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में मैं चंद एक पॉइंट्स को शेयर करना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के साथ। ये एक फोरगोन कंक्लूजन था, डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मैं तो कहूँगा ना केवल आपको और मेरे को, हमारे व्यूअर्स को पता था, बल्कि पूरी दुनिया में सबको मालूम था ये होना है। शेख हसीना को भी पता था कि होना है। एंड ये होने के पीछे मैं कहूँगा काफी हद तक उनकी ताकत काफी बढ़ जाता है, और उनका जो पोजीशन है और फॉर्मिडेबल बन जाता है टू कंटेस्ट एंड फाइट इट आउट लाइक अ फाइटर। शी इज अ फाइटर एंड शी विल कंटिन्यू टू फाइट। दिस इज व्हाट माय टेक ऑन द होल इशू इज। ना क्यों यो मैं कह रहा हूं, इस इन चीजों को थोड़ा सा चंद एक वातावरण के बैकग्राउंड पे आप देखिए। नंबर एक, ये 13 तारीख को वर्डिक्ट देना था, 13 की जगह अभी 17 को हुआ है ना। 17 को जो हो रहा है, उनको जो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस मिला है, डेथ सेंटेंस है किलिंग ऑफ पीपल, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है फॉर नॉट प्रिवेंटिंग एनी मिसहैप और गिविंग ऑर्डर्स टू द इफेक्ट टू ओपन फायर एट द एजिटेटिंग पॉपुलेशन। लाइकवाइज उनका जो दो तीन चीजें, एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एंड उसके बाद और जो दो तीन चीजें आपको मैंने बताया। लेकिन मेन इशू ये है कि ये जो संस्था है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बांग्लादेश देश के अंदर ही एक संस्था है। इसको किसने क्रिएट किया था? यही शेख हसीना ने 2010 को इनके इनिशिएटिव पहलाव पर इसको बांग्लादेश के अंदर लाए थे। किस लिए? क्योंकि 1971 के जितने सारे पेंडिंग केसेस थे, उनको एक एक एग्जामिन करके, ट्राई करके, इंटरनली देश के अंदर उसको रिजॉल्व करना चाह रहे थे, जस्टिस देना चाह रहे थे। तो यही चीज उनके खिलाफ लागू किया गया है। लेकिन ये वातावरण आपको तुलना करना पड़ेगा। 2010 को क्या वातावरण था? शेख हसीना वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और अभी क्या है? यूनुस जो है नॉट इलेक्टेड, नॉट इवन सिलेक्टेड, इट इज इंटरिम गवर्नमेंट। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश सेज कि इन अ सिचुएशन लाइक दिस उसका केयर टेकर गवर्नमेंट होना चाहिए। वो केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं है, और ये इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये देखिए, दीज आर द फॉल्ट लाइन्स दैट यू गॉट टू कीप इन माइंड। नाउ इस किस्म की जब ये होता है, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंटेटिव एक अनऑफिशियल, इलीगल, एक टेक्निकली अनटेनेबल एक लीडरशिप जो इंटरिम गवर्नमेंट उनको नियुक्त करता है और आईसीटी बनाते हैं, तो ऐसा वातावरण में आप इसका अथॉरिटी, सुप्रीमेसी, पावर, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन चीजों के ऊपर आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगा। तो ऐसा हालत में पूरा विश्व में, चाहे इस्लामिक रिपब्लिक हो या शारिया लॉ
मैं शरिया लॉ में बीच में नहीं लाऊंगा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में डेमोक्रेटिक फॉर्म जहां पे गवर्नमेंट है, वहां पे कोई भी चीज डिस्कशन होता है, पेनल्टी इस तरह मिलता है या पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाता है वर्डिक्ट के जरिए से, तो जरूर एक्यूज को एक दिया जाता है एक अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हरसेल्फ और हिमसेल्फ। इस बार एलिबाई ये कहा जा सकता है कि आप एग्जाइल में थे, आपको बुलाया गया था, आप आए क्यों नहीं, लेकिन वो नहीं है। इशू ये है कि जब आपका सेफ एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होता है, एक्यूज को कोर्ट में जाके अपियर करने के लिए लीगैलिटी और टेनेबिलिटी वाइबल नहीं होता है, तो ऐसा कोर्ट में जाके कैसे क्यों जाके अपियर करें। तो इसीलिए मैं कहूंगा शेख हसीना जो उन्होंने स्टेप उठाए हैं, जो प्रिवेंटिव या जो उन्होंने कदम उठाए हैं, ये सारे बिल्कुल सही कदम है और उनको लागू है, एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू डिफेंड हरसेल्फ। तो डिफेंस कहां पे डिफेंड करेंगे, इनका एक प्रोविजन है। तो उन्होंने तो चैलेंज किया था ना यूनेस्को कि उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में करे, क्योंकि जो इनका जो ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है वो ट्रिब्यूनल तो इनके घर की खेती है, जो अपने 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 जो अपने जो चहीते थे, जिनको पैसे देने थे, जिनको सैलरीज देनी थी, उन्होंने कहा होगा देखो ऐसा है, इधर से मेरी पॉकेट से जाएगा, आप लोगों ने इतने फेवर्स किए, एहसान किए, तो आ जाओ, ट्रिब्यूनल में बैठने का नाम भी हो जाएगा, शेख हसीना के चलते आप फेमस भी हो जाएंगे, और साथ के साथ आपका जो मेरा उधारी है वो भी निकल जाएगा। उधारी चुकाने के बहुत तरीके। गायत्री, वेरी वेरी रेलिवेंट पॉइंट आप बताए हैं, इसी चीज को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। अभी अगर डिफेंस के लिए उनको लड़ना है तो कहां लड़ेंगे, उनको लड़ने के लिए प्रोविजन है कोर्ट ऑफ लॉ में, शी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, ये दिया भी है मेरे ख्याल से, जजमेंट फाइनल जजमेंट पे लिखा है शी कैन कंटेस्ट इट इन द सुप्रीम कोर्ट। तो करे ना करे, हो सकता है ये फिजल आउट हो जाए, हु नोज। काफी सारे लोग हैं इसी विश्व में, 20th एंड 21st सेंचुरी में। आप सदाम हुसैन की बात करिए, कर्नल गद्दाफी जो लिबिया की है उनकी बात करिए, और भी खूब सारे लीडर्स हैं जो जो ट्रायल करके उनको हैंग किया गया है, उनका परिस्थिति और सिचुएशन तकरीबन मिलता जुलता था। और ये अमेरिकन का जो सीआईए है, सीआईए का काफी हद तक इन सारे लोगों की जो रेजिम चेंज को हासिल करने के लिए काफी इन्वॉल्व है। इसके बीच में आप देखिए बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको डॉट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। 5-7 दिन पहले तुलसी गबार्ड मेक्स अ स्टेटमेंट इन IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज में वो बयान देते हैं कि वॉशिंगटन हैज मेड अ वेरी वेरी कॉन्शियस एंड decisive decision to pull back from all regime change activities in the world. One. I don't buy that, क्योंकि अभी तो मेडागास्कर में किया है इन्होंने, इंडियन ओशन, श्रीलंका में डिफेंस डील कर रहे हैं। उनके पुल बैक कहने से, कॉन्शियस डिसीजन होने से जो पीछे से आर्म्स लॉबी है वो तो नहीं हो, बट बाय द टाइम वी आर टॉकिंग बुलडोजर पहुंचा हुआ है शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, उनका रेजिडेंस को गिराने के लिए। कितने एहसान फरामोश एक कौम है इनकी। मैं आई एम सॉरी टू, आई वोंट होल्ड बैक सर्टेन वर्ड्स। ये वही है ना, वही कौम है क्या जो उन महिलाओं से निकल कर आए जो पाकिस्तानी बिचारी बिलखती महिलाओं के कोख में छोड़ के गए। आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स। शेख मुजीबुर रहमान गॉट योर फ्रीडम, आपको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए था। और वो पाकिस्तानी फोर्स जिसने आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, ये बोला गया था उनकी फोर्स को सर कि एक भी औरत छूटनी नहीं चाहिए, सबके पेट में बच्चा होना चाहिए तुम्हारी कौम का, ऐसे स्टेटमेंट्स, और दे आर ऑन रिकॉर्ड। और वही कौम है क्या, उन्हीं से निकले हुए बच्चे हैं क्या ये? क्योंकि कोई बच्चा अपनी माँ का जो होगा ना, जो इन महिलाओं का होता है जिसने दुख दर्द देखे होते, वो ऐसा करता ही नहीं कि प्राइवेट पार्ट्स के आपके अंडरगारमेंट्स घुमा रहा है। आज शेख मुजीबुर रहमान की रेजिडेंस गिराने जा रहा है, बताइए। विल मूव ऑन फर्दर। पॉइंट बिल्कुल सहमत, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। दो और मेरे को थोड़ा अलाउ करिए पॉइंट्स को कवर करने के लिए। ये जो यूनुस का जो स्ट्रेटेजी है, ये है लॉ ऑफ एक्सक्लूजन। लॉ ऑफ एक्सक्लूजन मीन्स धीरे धीरे अवामी लीग को हटाएंगे, BNP को भी हटा देंगे, उसके बाद खेल की जो मैदान है ये इनके लिए पूरा एकदम फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, ताकि ये इस्लामिक रेजिम का जो सुप्रीम लीडर होता है जैसे ईरान में, ऐसा वो बन सकते हैं। कोई कोई जगह बहुत सारे मुखिया हैं जो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि
he is far better and greater and competent and accountable than that of President of India. President of Bangladesh. President of Bangladesh will have no say in the administration, in the governance of Bangladesh. 2-3 बार स्टेटमेंट आ गया है ओपन सोर्स में, अगर देखेंगे। एक ये देना चाह रहा था, और दूसरा मैं नाम बिना लेके कहना चाहता हूं कि हमारा जो एनएसए साहब है, 2 दिन पहले बांग्लादेश के एनएसए, ही वाज ऑन अ क्वाइट विजिट, हमारे एनएसए साहब से मुलाकात हुआ है, कुछ चर्चा हुई है, काफी गहरा चीजें कोऑर्डिनेट हुए हैं आपस में। और अभी हमारा भारत के जो एनएसए हैं, अभी पश्चिम देशों का जो जो पिवट है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनका अभी एक टक्कर चल रहा है। टक्कर में मेरा अंदाज के मुताबिक डोवल साहब पूरा गेम को, चेस बोर्ड जो है, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से खेलते जा रहे हैं। कदम कदम पे लोगों को ये नहीं पता है, ये अंदाज नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप वो क्या मूव करने जा रहे हैं। तो ये जो है, यही तो गेम होती है। एक मिनट सर, यही तो गेम होती है। यही तो होता है गुरिल्ला वॉरफेयर, सरप्राइज अटैक। बट आपने जो बोला लॉ ऑफ एक्सक्लूजन, उसी पे मैंने कहा था स्टार्टिंग ऑफ द शो, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। शेख हसीना आउट, खालिदा जिया को ये संभाल लेंगे तो बचा कौन? गद्दी हमारे, हम यहाँ के शहंशाह, हम बनेंगे यहाँ के खलीफा, या फिर हम बनेंगे यहाँ के सुल्तान, सुल्तानों के सुल्तान, जो भी वो बनना चाहिए। क्योंकि पर सर इंटरेस्टिंग बात ये है, जो मुझे हंसी आ रही है, जैसा भी आपने डोल जी के बारे में बात किया, अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी जिसके बारे में आप और मैं दोपहर में डिस्कस भी कर रहे थे। 75 फाइटर जेट्स फ्लू ओवर चिकन नेक। क्यों? क्योंकि एक एरिया है में चिकन नेक, जिसके ऊपर ना आंखें गड़ाकर गिद्ध की तरह 3 एंटिटीज बैठी हुई हैं। 3, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 बांग्लादेश, बिकॉज इनको ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, सुपर से ऊपर वाला बांग्लादेश बनाना है, वो भी इस्लामिक के तरीके से। एंड तीसरा डेफिनेटली यूएस, यूएस वहां पे क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। 75, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी वेंट सो एग्रेसिव पोस्चरिंग, ब्रह्मोस वहां पर, S-400 वहां पर, हमारी मिसाइल्स वहां पर, जानबूझकर वो एक्सरसाइज की जा रही थी इन ऑर्डर टू टेल देम। क्योंकि इससे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, दोवल जी का एक स्टेटमेंट आया था 9 नवंबर को, one wrong move and the 22-kilometer chicken neck will become 220-kilometer. Simple, straight, no hanky panky, bold hitting. गलती करके तो देखो, वो अपॉर्चुनिटी मत दो। आज ही बोला है उपेंद्र द्विवेदी जी ने, आज ही एक कॉन्फ्रेंस में बोला है, देखो हमें अपॉर्चुनिटी मत दो, अदरवाइज विल टीच यू हाउ टू बी गुड नेबर्स, राइट। तो ये जो यूनुस साहब अपने वो क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेकर चल रहे हैं कि हम चिकन नेक का ये कर देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे, चड्डी तो संभाली नहीं जा रही है, सॉरी टू से दैट। अब भागने को तैयार हो, बांग्लादेश आर्मी ने घेर रखा है। सर बांग्लादेश आर्मी इज सराउंडिंग यूनुस वेरी बैडली, प्लीज इलैबोरेट सर। हाँ जी, बांग्लादेश आर्मी इज सराउंडिंग, बट बांग्लादेश आर्मी का एक्टिविटीज के बारे में गहराई में जाने से पहले छोटा सा 2-3 लाइन में आपको पॉलिटिकल सिचुएशन में बताना चाहता हूं। 13 तारीख तक, 13 नवंबर तक अगर आप स्टेटस लेते हैं, मेरे जो ओपन सोर्स का जो मैं डाटा ग्लीन किया हूं, इसमें 3 कंपोनेंट हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लायक हैं। करने लायक होगा कि नहीं मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि एक तो बैन हो रखा है अब बीएनपी। नंबर 1 उनका है एनसीपी, जो नेशनल सिटीजन पार्टी है। इसमें स्टूडेंट बॉडी ज्यादातर है, परसेंटेज है टोटल मेरे डाटा के मुताबिक लेस देन 1%, 0.046%। ओके, उसके बाद आ जाता है बीएनपी, बीएनपी इज 36% अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद आता है आपका अवामी लीग, इट वाज अराउंड 56%। सो 56 आप देखिए, टोटल करिए 56, 36 और 0.04, और बाकी मिसलेनियस को आप जोड़ दीजिए। सो बाकी जो 8% के करीब हैं, तकरीबन 7.6, 7.7%, ये आप मिसलेनियस में ले लीजिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 13 तारीख और 17 आज जो वर्डिक्ट अनाउंस हुआ है, वर्डिक्ट अनाउंस होने के बाद अभी तक कोई सोर्स है ही नहीं, मैं सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं लोगों की भावना और उनकी जो सेंटिमेंट्स और इमोशन के आधार पर। ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलैरिटी अवामी लीग के लिए 56% से बढ़ के ये हो गया 65 to 69%। ये काफी लोगों को ये एक एग्जैजरेटेड फिगर लगेगा,
लेकिन आप देखिए, मैं भी इनकरेक्ट हो सकता हूं, ओपन सोर्स से मैं ग्लीन कर रखा हूं। अगर आप देखिए, इफ पुश कम्स टू शव, अगर इफ द पॉपुलैरिटी इज स्वेलिंग इन फेवर ऑफ अवामी लीग टू सच अ हाई परसेंट, 65 इज नॉट अ जोक। आउट ऑफ 17 करोड़, 17.7 करोड़, अब 65% अगर अंदर लगाते हैं तो रह क्या गया फिर बांग्लादेश में इसका। और प्लस उनका जो ऑपोजिशन का जो लीडर है, जो अवामी लीग का, वो ही वाज इन द मीडिया विथ वन इन वन ऑफ द पैनल इन विच आई वाज देयर। उनका जो बयान दिया है कि कल सुबह से कंप्लीट बांग्लादेश विल बी शट डाउन, नंबर एक। नंबर दो, यूनुस गवर्नमेंट को चेतावनी दिए हैं कि अगर जल्दी से जल्दी ये स्टेप डाउन नहीं करेंगे तो काफी भयानक एक्टिविटी होने जा रहा है। नंबर तीन, ये सरकार को उन्होंने एक चुनौती दिया है कि ये जो नॉनसेंस चल रहा है इसको बंद करिए और इंक्लूसिव तरीके से अगर इलेक्शन करना है तो इलेक्शन कराइए। और ये जो वर्डिक्ट मिला है, वर्डिक्ट इज एब्सोल्युटली इलीगल, नॉन टेक्निकल एंड अनटेनेबल इन द रूल ऑफ लॉ। ये वाला जो बताया है, हो सकता है कि मेरे पास जो इनपुट्स आया हो थोड़ा एग्जैजरेट लगे, अनकोरोबोरेटेड, बट इनपुट्स आर देयर। यहीं पे मैं खत्म करना चाहता हूं इसी पॉइंट को कि आईसीटी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बीच में क्या अंतर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के मुताबिक उनके पास क्या है, दे हैव गॉट समथिंग टू सपोर्ट देयर अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड पावर। In case of this International Criminal Tribunal, it does not have any kind of international recognition and authority which is supported by the rules and the caveats given out in the operating procedure of the International Court of Justice. It is an internal organization of Bangladesh which should have been elected or nominated by an elected representative of the people, by the people and for the people. वो चीज ना होने के कारण there is a big question on the authenticity and credibility as also accountability of this verdict. Therefore, I suspect, मेरे अंदाज के मुताबिक बांग्लादेश में हो सकता है कि it is heading for an anarchy or violent phase, और इसकी कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए सिर्फ एक ही संस्था है, वो है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी आज अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी रेड अलर्ट में हो चुके हैं। जो जहां पे डिप्लॉयड है उनके कुल मिला के 10 डिवीजन है। पूरे 10 डिवीजन पूरा देश के अंदर जगह जगह सेंसिटिव स्पॉट्स में उनको ऑलरेडी वार्निंग ऑर्डर मिल चुका है एंड दे आर लाइकली टू बी डिप्लॉयड फॉर एड टू सिविल अथॉरिटी। एड टू सिविल अथॉरिटी वो होता है जब सिविल गवर्नमेंट उनको हायर करता है, यानी कि उसको दे आर कॉल्ड आउट ऑफिशियली to extend administrative rule despite being armed forces. There are some guidelines, जैसे minimum force होता है, minimum round use करेंगे, और सबसे पहले वार्निंग शॉट दिया जाएगा या वार्निंग दिया जाएगा, डायरेक्टली नहीं फायर किया जाएगा। इसका मतलब आर्मी विल कम इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल्सो पीस एंड हार्मनी in the entire country of Bangladesh. So therefore they are prepared. उनको वार्निंग ऑर्डर मिलता है। मुझे ऐसा लगता है अ पेंडोरास बॉक्स हैज बीन ओपन्ड एंड अब सर ये जैसा अभी लॉ ऑफ एक्सक्लूजन में तो अभी तो ये गए, खालिदा जिया वैसी बेचारी बहुत ही बीमार है, लंदन में ही है, वो वापस तो आ नहीं रही हैं, तो इनको पता है ये लंदन से अब कहीं कुछ हो जाए तो अब क्या कर सकते हैं सर, वैसे भी उम्र दराज है। मैं यूनुस की लैंग्वेज समझा रही हूँ, मैं यूनुस का मेंटल स्टेटस समझा रही हूँ, क्या सोच रहे होंगे। खालिदा जिया तो वैसे ही बीमार है, मतलब इट्स नॉट माय फीलिंग, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यूनुस, उनकी साइकी में घुस के कि खालिदा जिया तो वैसे ही बीमार है। 1 मिलीग्राम राइसिन तो वैसे ही बहुत कुछ काम करता है, इंडिया में भी हमने देखा है कितना पकड़ा गया है, और आया भी कहाँ से होगा उसके बारे में भी डिटेल्स ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, व्यूअर्स हमारे समझदार है। तो खालिदा जिया तो आएंगी नहीं, रही शेख हसीना बगल में बैठी हुई है, तो शेख हसीना के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं, डेथ सेंटेंस दिलवाते हैं। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि शेख हसीना लौटाओ, तो ये जो हमें पैसा भेज रहे हैं, जिनके हम आगे कटोरा लेकर खड़े हुए हैं, जैसे वो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी जो सेंट मार्टिन आइलैंड लेने के लिए बेताब हो रखी थी, उनका भी काम हो जाएगा, इंडिया के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा, तो मेरी तो बल्ले बल्ले है, मैं आई एम सेट फॉर लाइफ, मैं कहीं नहीं जा रहा, इनको निकालो, बाकी मेरे साथ रहो, उस वाली कहानी में। बट यस, हियर
The Indian government has responded. We'll come back to the situation in Bangladesh again, but there's been a formal statement by the Indian government on this matter, and they have come out and used a very diplomatic, जो कि normally हमारा Indian style है, भारतीय style है. हम किसी भी चीज को react नहीं करते. We take our own time to understand, analyze, and then give a reaction to it. So the statement that has come is India has noted the verdict announced by the International Crimes Tribunal of Bangladesh concerning former Prime Minister Sheikh Hasina. As a close neighbor, India remains committed to the best interest of the people of Bangladesh, including in peace, democracy, inclusion, and stability in that country. We will always engage constructively with all stakeholders to that end. Now, here is the catch. मैं एक लाइन बोलना चाहती थी. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स ऑफ बांग्लादेश, एक कौन सा एजेंसी है भैया? बांग्लादेश में बैठे हो, बांग्लादेशियों को प्रोसिक्यूट कर रहे हो आप. दिल्ली में बैठ के दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर, maybe I'm just trying to be a little funny, but coming back to the point, it has given a very limited and a measured response, because there's been also response from Sheikh Hasina. She's just given a statement, and then I'll take you to something which was very heinous. One of her close aides, जो शेख हसीना जी के साथ काम करते थे, उन्होंने रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने सीधे सीधे बोला है शेख हसीना ने कि ये जो आया है जवाब, ये rigged tribunal established by unelected government. Remember, शेख हसीना ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है. With no democratic mandate. This is a verbatim. I do not care. They are illegitimate. उनका ये word by word statement है. I do not care. This is a good point. Yeah. नाजायज. Illegitimate का मतलब नाजायज. And the verdict was delivered by an illegitimate, मतलब नाजायज extremist regime. यूनेस्को सीधे सीधे इन्होंने she has given an answer in a very befitting reply. And the thing to watch out for here is कि recently एक इंटरव्यू आया था जिसमें बहुत लोगों की निगाह नहीं गई थी सर, क्योंकि सारा मामला देखिए शेख हसीना का बिगड़ा कहाँ से था, जब बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चल गई थी. एंड बार बार शेख हसीना एक ही चीज कह रही हैं कि वो गोली उन्होंने नहीं चलवाई थी. सर आप उस पर कुछ इलाबोरेट भी कर रहे थे जब हमारा पॉइंट डाइवर्ट हो गया था. Certainly. नहीं, बधाई हो गायत्री, यू हैव कवर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट पॉइंट्स. मैं सिर्फ 2-3 चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. सबसे पहला चीज है, शेख हसीना 15 महीने के बाद उन्होंने मुंह खोला, लेकिन मुंह खोला ठोस बातों के ऊपर उन्होंने एम्पलीफाई किया है कि उन्होंने कभी हुक्म नहीं दिया. देखिए, लॉ में एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी होता है, वाइकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाइकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अगर कोई हादसा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तो उनको काबू करने के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं. उनको कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए एक टैक्टिकल लेवल होता है, एक ऑपरेशन लेवल होता है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है. ये मिलिट्री हैसियत से. अगर उसको सिविल हैसियत से देखेंगे, वो भी अलग अलग स्तर होते हैं. तो हर एक स्तर का ऑफिशियल्स होते हैं जिनको अथॉरिटी, गवर्नमेंट, जिस देश का सरकार है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको अथॉरिटी दिया जाता है. दे आर ऑथोराइज्ड टू टेक एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री. सो जब इस किस्म के अथॉरिटी होते हैं, एक टैक्टिकल लेवल के सिचुएशन में अगर कोई दंगा हो रहा है, कोई पत्थर फेंक रहे हैं, कोई आग जला रहे हैं, वैंडलाइज कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए तो टैक्टिकल लेवल पे जो फोर्स कमांडर है, ही इज सपोज टू एक्सरसाइज कमांड एंड कंट्रोल. ये जो एड टू सिविल अथॉरिटी, क्योंकि बांग्लादेश में जो सिखलाई है वही सिखलाई भारत में भी है. खास बहुत सारे कॉलोनियल कंट्रीज हैं जहां जहां पे ये सब ब्रिटिश जो दे के गया है सिखलाई, इसी को ही फॉलो कर रहे हैं. तो यूज ऑफ मिनिमम फोर्स, वो जो है, ये सिखलाई सबको दिया जाता है. मिनिमम मैन पावर, अगर कम से कम आदमी, और डिफाइन होता है मिनिमम मैन पावर मतलब कितने, और हथियार कौन कौन से यूज होंगे. अगर सबके पास हथियार है, ये नहीं कि सबके सब इकट्ठा पूरा फायरिंग को लेंगे. उसमें नॉमिनेट किया जाता है कि अगर एक सेक्शन में 10 आदमी है, एक आदमी को हुक्म मिलता है कि आप सिर्फ एक ही राउंड फायर करोगे, वो भी घुटने के नीचे, नॉट टू किल एनीबडी बट टू इनकैपेसिटेट. तो ये जो टैक्टिकल लेवल का जो ऑपरेशन, यही सेम चीज नेपाल में भी हुआ था. आपने ध्यान दिया होगा, नेपाल में गोलियां चली थी. कहा जाता है उस टाइप की गोलियां, और जो बांग्लादेश में भी गोलियां चली,
जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर चली, दोनों ही अपनी कंट्रीज के नहीं थे, ना नेपाल वाली अपनी कंट्रीज की थी, ना बांग्लादेश वाली अपनी कंट्रीज के, तो और दोनों गोलियां एक ही एजेंसी यूज करती है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी। एब्सोल्युटली, यू एक्चुअली बैंग ऑन, यू आपने जो पॉइंट कवर किया यहीं पे, अगर आप नेपाल और बांग्लादेश को स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत कॉमन फीचर्स और पैरामीटर्स कन्वर्ज हो रहे हैं, क्योंकि वो दंगा जब शुरू हुआ है अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट उनको ये अंदाज नहीं था कि इतना वायलेंट हो सकता है। बाद में पता चला कि कोई ना कोई आउटसाइडर्स आके उसको वायलेंट बनाया है, ट्रिगर दिए हैं। तो वो जो वायलेंट देने वाले जो है ग्रुप है, बाहर से आए थे। आप जैसे गायत्री कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये आउटसाइड एजेंसी आके फायरिंग किए हैं और लोगों को मारे हैं, ताकि सर दे हायर्ड द लोकल्स ओनली, जैसे पुलिस वालों में ही पुलिस वाले दो को बोल दिया कि भाई ये वाला कर देना साइड में साइड। नेपाल में तो स्पेशली कहा जा रहा है रूफ टॉप से किया गया है, जिसका बहुत सारे इंटेलिजेंस सर्कल्स में और आईबी सर्कल्स में मैंने आई हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टफ, बट यू कांट बी श्योर, बट लुक्स लाइक दैट लॉट ऑफ दिस थिंग। अच्छा सर, एक बड़ा इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मैं और दिखाना चाह रही थी, क्योंकि ये वोट चोरी, हमारे यहाँ पे भी एक युवा नेता है, 60 साल के सर युवा नेता, जो आजकल वोट चोरी का कैंपेन बहुत चला रहे थे। शेख हसीना के जो फॉर्मर एड हैं, जो फॉर्मर उनके साथ रहते थे, मोहिबुल हसन चौधरी, इन्होंने कहा बाइडेंस, क्लिंटन एंड सोरस वर इन लूप विद यूनुस एंड एग्जीक्यूटिव रिजीम चेंज फॉर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये इन्होंने रशियन टीवी के ऊपर ये इंटरव्यू दिया था। यहाँ पर राइट्स इन बांग्लादेश वर इनसाइडेड इन द नेम ऑफ वोट चोरी। अच्छा, वहां पे ऑपोजिशन ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था, ओके राइट? ओके, इफ यू रिमेंबर सर, खालिदा जिया की पार्टी ने मना या कर या दिया। या 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 करेक्ट। देन उसके बाद क्या हुआ, जब वो इलेक्शन जीत कर आ गई, तो उसके बाद ये सारा जेनजी प्रोटेस्ट एंड एक्सेट्रा शुरू हुआ। हमारे यहाँ पर वोट चोरी का कैंपेन चला रहे थे युवा नेता 60 साल के, जो अभी मस्कट भागे हुए थे। उन्होंने अपनी हार का जिम्मा भी नहीं उठाया, जो बिहार में उन्होंने तेजस्वी यादव को डुबा दिया। अच्छा, हाँ उनसे इंस्पायर्ड होकर तेजस्वी यादव भी कह रहे थे, उनको लगा शेख हसीना स्टाइल में, और सॉरी खालिदा जिया स्टाइल में, कि हम भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो मैं आई वाज वेरी वेरी केयरफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कहीं ऐसा तो नहीं है वोट चोरी का ये चला रहे हैं राहुल, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम भी इलेक्शन नहीं लगे, कि ये बांग्लादेश कॉपी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। बट दैट्स ऑन द बहुत पॉलिटिकल साइड। बहुत जी अच्छा पॉइंट है। पॉलिटिक्स होने के नाते आप मेरे को माफ करिएगा, इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं दे पाऊंगा। बट बात यह है कि आप जो डॉट्स जिस तरफ ज्वाइन कर रहे हैं, इससे ये मैं अंदाज लगा के एक असेसमेंट दे सकता हूँ। ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, ये जोड़ा हुआ है हमारा इमीडिएट नेबरहुड, और इसको कहीं ना कहीं से ये ऊपर से दूसरे कोई देश से ये हुक्म आ रहा है। कोई ना कोई हैंडलर है, कोई ऊपर वाला पार्टी है, हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी लीडर होगा, जॉर्ज सोरोस हो सकता है कि पीछे छुपा हुआ हो, या सर, जो सुनने में आ रहा है वो ये है बेसिकली कि शेख हसीना के ऊपर ये करके डेथ सेंटेंस का वो निकलवा के भारत को प्रेशराइज करना ट्रेड डील के लिए, क्योंकि अब जैसे हमने ये बात की, आई थिंक आई डू हैव अ स्क्रीनशॉट, इमीडिएटली आ गया इनका, बांग्लादेश गवर्नमेंट का आया है, बिकॉज शेख हसीना इज इन इंडिया, यू बेटर रिटर्न शेख हसीना टू बांग्लादेश, बिकॉज हमारी ट्रिब्यूनल ने ये वो दिया है, क्या बोलते हैं, वर्डिक्ट दिया है कि इनको डेथ सेंटेंस लगाना है। आई एम जस्ट शेयरिंग इट ऑन द स्क्रीन सर, ये रहा इनका, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, दिस इज इन बांग्लादेश बंगाली लैंग्वेज, but I'll just put the translation. Bangladesh interim government asks Indian government to hand over former Prime Minister Sheikh Hasina to Dhaka as part of extradition treaty between India and Bangladesh. Hasina was earlier today given death sentence by the ICT Tribunal Dhaka. Hasina has sought refuge in India. It is exactly. हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को फायदा होगा समझने में। तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? क्या इंडिया उनको हैंड ओवर बैक टू ढाका करने जा रही है, या इंडिया के पास कुछ है ठोस उसको ना करने के लिए? इंडिया विल पुट इट्स फुट डाउन कि सॉरी, वी आर नॉट कन्विंस्ड, जब तक आप इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं कराएंगे, जब तक ये बैन को लिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उनको नहीं। अभी देखिए ना स्टेटमेंट, आप इससे पहले जो 2-3 स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे इंडिया की तरफ से, वो क्लियरली लिखा हुआ है, India is expecting inclusiveness in the election, participation by the people, a democratic form of government coming back, or words to that effect. अगर ये है एक किस्म का एक प्रोजेक्टेड थॉट प्रोसेस ऑफ इंडिया, देन आई एम श्योर इन टाइम्स अहेड, मुझे लग रहा है हमारा स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं रेड लाइंस ऑलरेडी पहचान चुके हैं,
और एक काइनेटिक कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि लड़ाई की कोर्स ऑफ एक्शन की तरह जल्दी ना जाके तैयार है और बहुत नजदीक है, जहां पे पॉइंट ऑफ डिसीजन में जाके इम्पैक्ट करने वाला चीज जो है उसको एड्रेस करने के लिए हमारे फोर्सेस ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। और अगर अंदर नहीं जाएंगे तो स्टैंड ऑफ अटैक के मीन से इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जहां से भारत के ऊपर कोई टेररिस्ट थ्रेट हो या कोई बायो अटैक का थ्रेट हो या कोई एरोसोल या एयर प्लेटफॉर्म, एरियल प्लेटफॉर्म से कोई ड्रोन अटैक का कोई थ्रेट हो, तो इस किस्म की थ्रेट के खिलाफ भारत के पास आज के दिन में, चाहे त्रिपुरा की तरफ बात करिए, असम की तरफ बात करिए, बंगाल की तरफ से बात करते हैं, मिजोरम की तरफ से या मेघालय की तरफ से, पूरा बॉर्डर जो है 4096 या 98 किलोमीटर, कंप्लीट बॉर्डर इज टोटली गार्डेड, नॉट ओनली विद बीएसएफ बट आर्मी इज ऑल्सो इन पोजिशन। कैसा हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन और भरोसा है मेरे सिस्टम के ऊपर कि ये कोई भी ये छेड़ाखानी करते हैं तो उसका जवाब पूरा मुंह तोड़ जवाब देने वाले हम तैयार हैं। और बांग्लादेश को नानी याद आनी जा रही है, तो इसीलिए बिफोर दे डू एनीथिंग फनी दे हैव टू थिंक ट्वाइस एंड बी वेरी वेरी कॉशियस बिफोर दे एक्चुअली वो बोलते हैं ना, माचिस का तीली जलाने से पहले they have to be extra cautious this time. That is all I want to say. जी, and I'm sure in the extradition treaty there might be a lot of loopholes, और वैसे भी देखिए सर, सरकारी काम है, अपनी स्पीड पे चलता है सर, अपनी स्पीड पे आएगा, बाबूजी के यहाँ पे फाइल आएगी, देन उस पे रिव्यू होगा, फिर कहीं कुछ और होगा, फिर उनको नोटिस सर्व होगा नहीं होगा, उसमें बहुत महीने जाते हैं सर। देखिए हमारे यहाँ अभी भी you understand ना how the system works, right? गायत्री, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। ये मैं यहीं पे एक बात को, सॉरी डोंट मिस्टेक मी टू बी क्या बोलते हैं कि an aggressive general or something, ये इश्यू ऐसा है, बांग्लादेश इज नॉट सेम एज पाकिस्तान। आप देखिए ना, ज्योग्राफी देखिए, और द सेंसिटिविटी ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से एक तरफ झांपेरी रिज में पीएलए बैठा है। अभी आज की खबर में आया था कि 1800 जवान, विंटर सीजन में पीएलए का जवान नहीं रहते हैं, उनका फर्स्ट मई से लेके 1 अक्टूबर तक उनका कैंपेनिंग सीजन होता है। उसके बाद थिन डाउन करके वो चले जाते हैं ईस्टर्न फ्लैंक पे, चाइना में। पहली बार डोकलम के ऊपर 1800 जवान जो ट्रेनिंग के लिए आए थे कैंपेनिंग सीजन में, वो रुक गए हैं डोकाला में, जहां पे जिस लाइन पे हमने 2017 को रोके थे, उनको स्टैंड अप हुआ था, वहां पे उन्होंने परमानेंट शेल्टर बना दिए हैं, उनका ऑप्टिकल फाइबर बिछ गई है, हेलीपैड बन चुका है, और नफरी बढ़ा दिया है, 1800 को करीब करीब नफरी हो चुका है, एक वो वाला है। वहां से टोटल डिस्टेंस जो है, इसको बोलते हैं ना चुम्बी वैली, उनका डैगर को वाइडन करना चाहते हैं। इसी की बात कर रहे हैं आप, चुम्बी वैली की बात कर रहे हैं? या चुम्बी वैली में जो सिक्किम की तरफ जो पॉइंट है, जो पीला रंग का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, आप मान के चलिए कि ये तकरीबन वही इलाका है जिसको डोकाला बोलते हैं। वहां से एक पगडंडी आता है झंपेरी रिज की तरफ, और झंपेरी रिज के ऊपर भूटान का आर्मी के एक पोस्ट बैठा है, वहां तक उनका पेट्रोल आता है, जो कि चाइना क्लेम कर रहा है कि ये वाला जो एरिया है उनका है, जो एक्चुअली नहीं है। तो इसीलिए ये जो 1800 जवान वहां रोकना, प्लस 2017 को हमने जो उनको रोका था, उन्होंने क्या किया है कि उस पॉइंट, वो जो डोकाला जो पॉइंट है, लाइन है, उस लाइन से करीब 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ, मतलब तो भूटान की तरफ, वो एक गांव का नाम है पागदा गांव के बीच में से एक रोड उन्होंने नया बनाया है, घूम घाम के पहाड़ियों को काट कूट के वो आके पहुंच चुके हैं झांपरी रिज के पास में। झांपरी रिज के पीछे क्यों पड़ा है? झांपरी रिज एक ऐसा रिज है जहां जो आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर से करीब नियरेस्ट पॉइंट है 17 किलोमीटर, फारदेस्ट पॉइंट है करीब 20 से 22 किलोमीटर। इतने दूरी पे फौजी सिखलाई के मुताबिक डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर, यानी कि वहां कोई भी फौज जाके बैठता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या हरकत हो रहा है, कितने गाड़ियां जा रहे हैं, क्या क्या स्टोर्स और लॉजिस्टिक मूवमेंट हो रहा है, ट्रूप्स कहां से कहां मूवमेंट हो रहे हैं, बिल्डअप क्या हो रहा है, कौन से मिसाइल किधर जा रहे हैं, ये सारे खबर वो हासिल कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब क्रिटिकलिटी आएगा, चाहे डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट हो या लड़ाई के टाइम में हो, वो पहाड़ी के ऊपर बैठ के बड़े आसानी से आर्टिलरी की मदद से वो इफेक्टिव फायर वो डाल सकते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान जो है टाइम एंड अगेन उसको रोक रहा है कि जामफेरी रिज तक हम जाने नहीं देंगे।
अभी घूम घाम के वो दूसरे जगह से झांफरे आने लगे हैं। इसी तरह ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का बांग्लादेश की तरफ आप देखेंगे तो वो रंगपुर डिवीजन है, लाल मुनीर हाट का जो एयर स्ट्रिप वहां पे डेवलप हो रहा है। चाइना ने पैसा दे चुका है, ISI के थ्रू पाकिस्तान वेंडर को पैसा मिल गया है, वो ऑलरेडी एयर स्ट्रिप को डेवलप कर रहे हैं, एयर डिफेंस को डिप्लॉय कर रहे हैं वहां पे। वो करीब 20 से 22 किलोमीटर दूरी है कहां से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसी तरह नेपाल का एक साउथ ईस्टर्न पोर्शन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर आ रहा है, इस जगह का नाम है दमक। दमक ऐसा एक जगह है जहां पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है। 491 कंपनीज हैं और ये स्टेट ओन चाइनीज कंपनी इसको ज्यादातर बोल रहे हैं कि 85 to 90% जो कंपनीज है ये चाइना उसको टेक ओवर कर रहा है कंप्लीट। और वहां से डिस्टेंस कितना है, 55 किलोमीटर। यहां पे हमने एक सुझाव दिया था भारत की तरफ से, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, नेपाल के साथ नेगोशिएट करके ये जो 491 कंपनी में भारत की कंपनीज भी प्रेजेंट होना चाहिए और हमारा फुटप्रिंट रहना निहाती आवश्यक है। और उसका जो प्रोजेक्टेड एक कोना बनता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, मैं टाइम एंड अगेन काफी सारे प्रोग्राम में और आर्टिकल जो लिखा हूं हमेशा बोला हूं, जिस तरह अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के साथ बॉर्डर रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने चंक ऑफ लैंड को खरीदा था, वो करीब बहुत साल 200 साल पहले। तो इसी तरह हम नेपाल के साथ क्यों नहीं कर सकते अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इस तरह आप खरीद लो। USA had bought a chunk of land for $10 million way back 200 एग्जैक्ट ईयर मेरे को पता है, 200 साल से पुराना बात है। इसी तरह कनाडा के साथ और बहुत सारे देश हैं जो इस तरह, उन्होंने अलास्का खरीदा था कहां से, रशिया से। तो हम हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकते हैं कि इस तरह क्रिटिकलिटी है। एक मैंने एक सुझाव के तौर पे दिया था। और एक चीज हमेशा हमारा ध्यान रखना चाहिए हमारे दर्शकों को कि गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, ये एक जगह है जो भूटान और इंडिया के बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास 100 किलोमीटर करीब नजदीक है। और आपका गुवाहाटी स्टेशन है 242 किलोमीटर, और भी बीच में कोकराझार वगैरह जो स्टेशन आते हैं ये करीब 55 किलोमीटर दूरी है। वहां पे 1000 कुछ है, इट्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट, समथिंग इक्विवेलेंट टू सऊदी अरेबिया जो अभी करने जा रहा है। माइंडफुलनेस सिटी में चाइना का प्रिडोमिनेंट कंपनीज वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे और ये भूटान और इंडिया के बीच में हो रहा है गेलेफू। ये इट इज टू क्लोज टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो ये जो चीजें हो रहे हैं, they are opening up new Pandora boxes which we should be very careful, and it is too close to Arunachal Pradesh, Assam, jahan pe Ulfa is also threatening. Under these circumstances, India has to take very selective and very preventive measures and course of action so that things don't go out of hand in times ahead. That is all I have to say, Gayatri. Very interesting facts, sir. Thank you so much. And I would request all the people who are watching, it takes a lot of efforts, बहुत मेहनत लगती है, सारे पॉइंट्स लेकर आने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं, एनालाइज करने पड़ते हैं। आपका एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से बहुत बूस्ट मिलता है, बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। मैं बिहारियों से इस वक्त बहुत खुश हूँ। अभी तक वो क्या बोलते हैं, खुमार अभी उतरा नहीं है, या वो मतलब क्या बोलते हैं, अभी वो खुशी उतरी नहीं है अभी तक, वो खुशी अभी भी जाहिर हो रही है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बन चुके हैं न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज के लिए। ऑल्टरनेट मीडिया का ट्विटर हैंडल आपके सामने स्क्रीन पर है, टेलीग्राम हैंडल स्क्रीन पर है, जाइए फॉलो करिए। वहां पे आपको बहुत सारी अलग अलग, जैसे हम मेक्सिको नहीं कवर कर पा रहे हैं अभी, मेक्सिको में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, जेन जी वहां पर उथल पुथल मचाए हुए है। इसी तरह अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी चीजें हो रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द न्यूज इन हियर, but you can find them on the channel and also Insta. Please हमें contribute करिए, support करिए, donate करिए, so that we can keep working hard and bring the best of the best on your channel, the Alternate Media. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you, Gayatri.